अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फिजिक्स 101 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड लेक्चर नंबर 5 को देखेंगे और इस लेक्चर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके सामने शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है f इज इक्वल टू एम ए इज दैट इफ f इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 0। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, आपने अपने माइंड के अंदर बिठा लेनी है कि जब f इक्वल टू एम ए ये एक फॉर्मूला है, इसके अंदर अगर हमारे पास ये जो फोर्स है अगर ये 0 के इक्वल होगा तो इस सूरत में जो एक्सीलरेशन होगी वो भी ऑटोमेटिकली 0 के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर एनी बॉडी दैट इज नॉट एक्सीलरेटिंग, वो बॉडी जो कि हमारे पास एक्सीलरेट नहीं कर रही, यानी हर एक वो बॉडी जो एक्सीलरेट नहीं करती या नहीं कर रही, तो ऐसी सूरत में जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ऐसी सूरत में जितनी भी फोर्सेस हो रही हैं जो कि एक्ट कर रही हैं उस बॉडी के ऊपर, उसको लाजमी ख़त्म होना चाहिए। तो वो बॉडी जो हमारे पास एक्सीलरेट नहीं कर रही, तो ऐसी सूरत में जितनी भी फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है तो उनको ख़त्म हो जाना ज़रूरी है। उसके बाद वो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जो कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को शो करती है और वो एग्जांपल जो कि इक्विलिब्रियम को शो नहीं करती, यानी वो आउट ऑफ स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की। तो ये एग्जांपल्स आपने पढ़ लेनी है कि एग्जांपल्स जो सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर आती है तो वो कौन सी है। वो स्टोन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, अ पेंसिल बैलेंस्ड ऑन योर फिंगर। ये आपसे एमसीक्यू के अंदर बार बार पूछा जा सकता है कि भाई ये एग्जांपल्स हैं एक्सेप्ट ये, यानी ये यहाँ से 3 एग्जांपल्स यहाँ से उठा लेंगे और एक यहाँ से उठा लेंगे। आपको बोलेंगे कि बताओ इनमें से कौन सी एग्जांपल सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं आती, और वो आपने यहाँ से उठा के लिख देने की ये आउट ऑफ इक्विलिब्रियम है। या फिर आपको बोलेंगे कि ये यहाँ से 2-3 एग्जांपल्स उठा लेंगे, आपको बोलेंगे कि ये इनमें तमाम आउट ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर आती है सिवाय किसके, तो यहाँ से एक और उठा लेंगे तो आपने बोलना है इसके। तो इन एग्जांपल्स को आपने गौर से पढ़ लेना है कि एग्जांपल्स जो इक्विलिब्रियम के स्टेट के अंदर कौन कौन सी होती है और आउट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं। इन दोनों के एग्जांपल को अच्छे से पढ़ लेना है, इन इक्विलिब्रियम या फिर आउट ऑफ इक्विलिब्रियम, दोनों को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। एमसीक्यू भर के आ सकते हैं, भर के यहाँ से आएंगे और चीज़ आपको तभी समझ आएगी जब एग्जांपल्स याद होंगे, कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे खुद ही। नेक्स्ट क्या है, इफ यू नो द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इट इज इजी टू फाइंड आउट द फोर्स दैट कॉजेज इट टू एक्सीलरेट। अगर हमारे पास आपको पता होगा किसी भी बॉडी का एक्सीलरेशन अगर आपको इजीली पता है तो ऐसी सूरत में हमें उस बॉडी का फोर्स फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है जो कि वो एक्सीलरेट कॉज कर रही है। तो ऐसी सूरत में इट इज इजी टू फाइंड द फोर्स, हमें फाइंड आउट करना फोर्स इजी हो जाता है जब हम किसी बॉडी का एक्सीलरेशन हमें पता हो तब। नेक्स्ट क्या है, फॉर अ मासलेस रोप विच मे बी अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन इन एनी सिचुएशन द टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट अलोंग द रोप, व्हाई। तो यहाँ पे एक सिंपल सी आपसे चीज़ पूछी जा रही है कि भाई ये टेंशन जो होता है हमारे पास किसी भी रोप का, वो हमारे पास क्या होता है, वो पूरे के पूरे रोप के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप चेक करो, ये मान के चलो रोप होता है तो इसका टेंशन किसी भी पॉइंट पे चेक करो तो सेम होता है। तो वो ऐसा क्यों है, यानी यहाँ पे चेक करूँ तब भी सेम है, ऊपर से चेक करूँ तब भी सेम है। तो इसकी मेन सिचुएशन यही होती है क्योंकि ये एक रोप है, यानी एक ही चीज़ है कम्प्लीटली जिसके ऊपर से फोर्स अप्लाई हो रही है, यानी किसी चीज़ को खींच रहा हूँ। मान के चलो इसको आप टैंक बना लो और इस टैंक के अंदर मैं वाटर खींच रहा हूँ, किसी भी कोई चीज़ स्ट्रिंग के साथ अटैच है जो कि मैं इसको वाटर को उठाने के लिए जो खींच रहा हूँ। यहाँ से कोई बंदा खड़ा है जो कि इसको खींच रहा है, फोर्स लगा के खींच रहे। तो इसी सूरत में जो इसके ऊपर जो स्ट्रिंग के ऊपर हमारे पास ये जो रोप है, यानी इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, तो इस स्ट्रिंग के ऊपर जो हमारे पास टेंशन होगी वो हर एक पॉइंट पे सेम होगी क्योंकि फोर्स यहाँ से एक ही जगह से अप्लाई हो रही है और वो सीधे जाके इस पूरे के अंदर ही ट्रांसफर हुई पड़ी है। तो टेंशन भी सबके अंदर क्या होगा, सेम होगा। एक एंड से हम खींच रहे हैं, या इस एंड से खींचो या इस एंड से खींचो, टेंशन पूरे के अंदर रोप के अंदर क्या होगी, सेम होगी, स्ट्रिंग के अंदर सेम होगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। अगर आप इसको जो है यहाँ से कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो इसी सूरत में इसका टेंशन फिर अलग होगा। जब फोर्स हमारे पास पूरे के अंदर सेम जा रही है तो टेंशन भी हर एक पॉइंट पे सेम होगी रोप के अंदर। चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ से आप इस एग्जांपल्स को पढ़ सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या हमारे पास, व्हेन टू बॉडीज रब अगेंस्ट ईच अदर फ्रिक्शनलेस फोर्स एक्ट अपॉन द ईच बॉडी सेपरेटली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ से एक चीज़ आपने देख ली कि जब भी हम दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो ऐसी सूरत में फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करती है, फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट होती है हर एक बॉडी के ऊपर सेपरेटली और अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जिस डायरेक्शन में हमारे पास अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन होगी, यानी वो स्लो डाउन कर देता है मोशन को। द हार्डर यू प्रेस द टू बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर द ग्रेटर द फ्रिक्शन, यानी जितना जो है हार्डर आप जो है दो बॉडीज को प्रेस करोगे, यानी जितनी जोर से दो बॉडीज को आपस में प्रेस करोगे उतने ही ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एफ किसके प्रोपोर्शनल है, सॉरी एफ किसके इक्वल है, म्यू एन, यानी ये जो म्यू लिखा हुआ है ये सिंबल है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। और यहाँ पे जो एन शो कर रहे हैं वो किसको शो कर रहे हैं, एन इज द फोर्स विद विच यू प्रेस द टू बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर। यहाँ पे जो एन जिसको हम यहाँ पे लिखा हुआ है एन, तो ये एन वो फोर्स है जिसके साथ हम दो बॉडीज को आपस में जो है वो रब कर रहे हैं या दो बॉडीज को आपस में जो है टकरा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं
वो जो क्वांटिटी म्यू लिखी हुई है, यानी जो सिंबल है इसको हम म्यू बोलते हैं, यू की तरह लिखा हुआ होता है, ये क्या कहलाता है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। और ये रफ सरफेस के लिए ज्यादा होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है कि रफ सरफेस के लिए जो है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है, और स्मॉल सरफेस के लिए क्या होता है, ये स्मूथ होता है। लार्ज सरफेस के लिए जो है वो रफ सरफेस के लिए कितना होता है, लार्ज होता है, स्मूथ सरफेस के लिए स्मॉलर होता है। और F इज इक्वल टू म्यू एन, ये क्या है, कौन सा रिलेशन है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ऊपर भी एक रिलेशन का हम देख चुके हैं। तो F इज इक्वल टू म्यू एन यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय फोर्स, जो हम जिसके साथ हम दो बॉडीज को आपस में जो है वो उनको आपस में टकरा रहे हैं या दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एन कहलाता है। तो ये रिलेशन क्या है हमारे पास, ये एक एम्पेरिकल रिलेशन है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय रफनेस एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। और इसमें कोई ज्यादा जो है वो कोई डिटेल बात नहीं की गई, इसमें सिंपल सी चीज कही गई है कि फ्रिक्शन जो है वो हर जगह पे होता है, और कुछ जगहों पे हमें नजर आएगा, कुछ जगहों पे अगर हमें नजर नहीं आएगा। अब कुछ जगह जैसे हमारे पास हो गई, जैसे ये ब्लॉक रखा गया है किसी प्लेन सरफेस के ऊपर, अब यहाँ पे फ्रिक्शन नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से पॉइंट नजर आएंगे फ्रिक्शन के। ये फ्रिक्शन का ग्राफ इन्होंने दिखाया गया है कि यहाँ पे भी फ्रिक्शन होगी, तो हर जगह पे फ्रिक्शन होती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप चेक करेंगे तो आपको वहां पर भी नजर आ जाएगी जहां पर नजर नहीं आ रही। नेक्स्ट क्या है कि जनरल प्रिंसिपल है विच यू सॉल्व इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम द सम ऑफ फोर्सेज इन डायरेक्शन मस्ट बी वैनिश। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, हमारे पास जो सम ऑफ फोर्सेज होगी यानी टोटल सम होगा फोर्सेज का हर एक डायरेक्शन में, उसको खत्म होना जरूरी है। जैसे कि Fx इक्वल टू Fy इक्वल टू Fg का मतलब क्या हो गया, यानी हर एक डायरेक्शन में वो किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। और हमने क्या करना है, ऑलवेज चूज करना है एक्स वाई जेड डायरेक्शन को अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक, आसानी के मुताबिक आप एक्स वाई जेड किसी भी एक्सिस को यानी किसी भी डायरेक्शन को चूज कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन, यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है आपका कि बॉडी स्लाइडिंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन में एक बॉडी जो है वो स्लाइड डाउन कर रहे हैं हम। यू कैन चूज द डायरेक्शन, और इसी सूरत में आप डायरेक्शन को किस तरह से चूज करोगे, टू बी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेन। जब इंक्लाइंड प्लेन में कोई बॉडी जो है वो स्लाइड डाउन कर रही है तो इसी सूरत में जो हम डायरेक्शन चूज करेंगे वो कौन सी होनी चाहिए, तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, सरफेस ऑफ द प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ तक लेक्चर नंबर 5 था और खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 के अंदर मिलेंगे, जो कि हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, और इसका पार्ट 2 उसके अंदर आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 6 के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। बाकी पिछले वीडियोस देखने, नेक्स्ट देखने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाकर देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।